ऐसा देश जिसने समुद्र की लहरों को मात देकर उसके ऊपर जमीन बना ली और हजारों लोगों को मरने से बचा लिया। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के देश नीदरलैंड्स की, जो 13th सेंचुरी तक कुछ ऐसा नजर आता था। एक समय था जब ऐसा कहा जाता था कि बढ़ते हुए सी लेवल के साथ नीदरलैंड्स की जमीन समुद्र में समाती जाएगी और इस देश का एरिया कम होता चला जाएगा। पर जानते हो आज नीदरलैंड्स कैसा दिखता है? जरा इस तस्वीर को देखो। आज नीदरलैंड्स कुछ ऐसा दिखता है जिसका एरिया घटने की बजाय 26% बढ़ चुका है। लेकिन आखिर नीदरलैंड्स ने ऐसा किया क्यों और कैसे नीदरलैंड्स की इस कदम से हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई? तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 10,000 साल पहले, जब धरती पर आई लास्ट आइस एज का अंत हुआ था। धरती की बर्फ पिघलने लगी और ओशियन लेवल बढ़ने लगा, जिसके चलते नॉर्थ सी का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ आज हम जिसे नीदरलैंड्स कहते हैं उसके बीच एक लेक भी बनता है। अब मिडिल एजेस के दौरान जो रोमन लोग यहाँ रहा करते थे वो इसे लाक्यूस फ्लेवो यानी कि लेक फ्लेवो कहकर पुकारते थे। हालांकि ये सिर्फ एक सिंगल लेक नहीं था, बल्कि कई लेक्स इससे इंटरकनेक्टेड थे। यूरोप की फेमस राइन नदी भी इस लेक से आकर मिलती थी। अब देखो इस कारण से लेक फ्लेवो का वाटर लेवल अक्सर बढ़ जाया करता था और आसपास के एरियाज में फ्लड्स आते रहते थे, जिसके कारण लेक फ्लेवो कुछ इस तरह से एक्सपैंड होता गया। ऐसे हर फ्लडिंग इवेंट के दौरान हजारों लोगों की जान चली जाती थी। 14 दिसंबर साल 1287 को इस एरिया में एक मैसिव फ्लड आता है, जिसे हम सेंट लूसियास फ्लड के नाम से जानते हैं। इस फ्लड ने सिर्फ एक ही दिन में करीब 50 से लेकर 80,000 लोगों की जान ले ली थी। और इस फ्लड के बाद नॉर्थ सी इस फ्रेश वाटर लेक को इन्वेड कर लेती है, जिसके बाद ये लेक भी एक तरह से ओशियन का ही हिस्सा बन गया और इसका नाम ज़ुइडरज़ी पड़ गया, जिसका मतलब होता है सदर्न सी। अब आने वाले सालों में नीदरलैंड्स का एक बड़ा हिस्सा लेक से कवर हो चुका था और सदर्न सी भी समय समय पर डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स का कारण बन रही थी। नीदरलैंड्स की जमीन पर उस समय रूल करने वाले राजा समझ चुके थे कि उन्हें इसके अगेंस्ट जल्द ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब इस सिलसिले में सबसे पहला कदम था नॉर्थ हॉलैंड में स्थित बीमस्टर लेक को खाली करना। इसके लिए विंड मिल्स का इस्तेमाल किया गया था। अब एक बार जब ये पानी को पूरी तरह खाली कर लिया गया तो इस जमीन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए होने लगा। अब इस जगह के आसपास फार्मर कम्युनिटीज रहने लगी और नीदरलैंड्स के अमीर लोगों ने इन फार्मिंग लैंड्स पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पहले एक लेक हुआ करता था तो यहाँ की जमीन ऑलरेडी काफी फर्टाइल थी, जिसके कारण यहाँ अच्छी खासी फसल उगती थी और इन इन्वेस्टर्स को एक साल में ही रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाता था। इसके बाद तो जैसे नीदरलैंड्स में ये चीज ट्रेंड में आ गई। अगले कुछ सालों में नीदरलैंड्स के कई लेक्स को खाली करके वहाँ की जमीन को एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाने लगा, जिसके कारण फ्लड्स की प्रॉब्लम पर काफी हद तक लगाम लग गई। पर सदर्न सी के किनारे बसे एरियाज में अभी भी मैसिव फ्लड्स आया करती थी और कई बार तो इनमें 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती थी। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए साल 1667 में एक प्लान सामने आया, जिसमें वेडन आइलैंड के बीच डैम्स बनाने का प्रपोजल रखा गया, जिससे सदर्न सी और नॉर्थ सी को पूरी तरह से सेपरेट किया जा सकता था। बेसिकली वो इन सभी आइलैंड्स को डैम्स के एक नेटवर्क बनाकर आपस में जोड़ना चाहते थे, जो नॉर्थ सी और सदर्न सी के बीच एक बैरियर का काम करे। पर उस समय ह्यूमन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इस मेगा प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा सके, जिसके बाद लंबे समय तक नीदरलैंड्स के रूलर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई मेजर कदम नहीं उठाए। मिड 18th सेंचुरी से नीदरलैंड्स में सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो गई, जिसमें उन्हें अपने पड़ोसी देश जैसे ब्रिटेन और फ्रांस से हार झेलनी पड़ी और नीदरलैंड्स कमजोर होता गया। अब उस समय के यूरोप में एक रेवोल्यूशन चल रहा था, जहां मोनार्की के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। ऐसे ही नीदरलैंड्स में देखने को मिला और साल 1848 में नीदरलैंड्स में राजा की पावर्स पार्लियामेंट को ट्रांसफर किया गया। हालांकि इसके साथ राजा की पोजीशन को भी इंटैक्ट रखा गया था। इसके बाद नीदरलैंड्स ने वॉर्स और दूसरे देशों पर कब्जा करने के बजाय अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च करना शुरू कर दिया और इस दौरान सदर्न सी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मुद्दा फिर से मेन स्ट्रीम में आने लगा। अब इसी साल नीदरलैंड्स के पार्लियामेंट ने एंक्विजेन से स्टावरेन के बीच में एक डाइक बनाने का प्लान किया। डाइक को आप एक दीवार या बैरियर मान सकते हो जो वाटर के फ्लो को रोकता है। अगर इन दोनों जगहों के बीच एक बैरियर बन जाता तो सदर्न सी का इनर एरिया एक लेक बन जाता, जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ का पानी निकालकर इस पूरी जमीन पर कब्जा किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर ना एक दिक्कत थी, जो रिवर इस सेल के कारण आ रही थी। दरअसल रिवर इस सेल इसी जगह पर समुद्र से मिल रही थी और अगर उनका रास्ता रोका जाता
तो फ्लड्स का खतरा और भी बढ़ जाता, जिस कारण से इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। पर नीदरलैंड्स के इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तरीके खोजने शुरू कर दिए। हेरलेममेर, जो एम्स्टर्डम के पास एक विशाल लेक हुआ करता था, साल 1948 से 1952 के बीच इसे स्टीम इंजन की मदद से पूरा खाली कर दिया गया। एम्स्टर्डम के एरिया से एक विशाल कनाल को खोदा गया जो दूसरी ओर नॉर्थ सी में ही खुलती थी, जिससे एम्स्टर्डम हार्बर से होने वाले ट्रेड को कोई नुकसान ना हो। लेकिन असली चैलेंज तो अभी भी सदर्न सी के विशाल एरिया को जमीन में बदलना ही था। इसके लिए साल 1873 में एक प्लान बनाया गया जो स्क्रीन पर दिख रहे इतने एरिया को रिक्लेम करने वाला था, और गवर्नमेंट ने इसके कंस्ट्रक्शन का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना शुरू कर दिया। पर इससे पहले कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाता, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाला था। साथ ही साथ इससे लोकल फिशिंग कम्युनिटी की लाइवलीहुड भी चौपट हो जाने वाली थी। और फाइनली साल 1877 में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। नीदरलैंड्स के पास इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए टेक्नोलॉजी तो थी, और साथ ही वो इसकी कंप्लीट प्लानिंग भी कर चुके थे, लेकिन पॉलिटिशियंस लोगों के खिलाफ जाकर ऐसा नहीं करना चाहते थे। साल 1891 में कॉर्नेलिस लेली, जो एक पॉलिटिशियन और सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मा अपने हाथों में लिया और एक नया प्लान प्रपोज किया। उनके प्लान के अनुसार स्क्रीन पर दिख रहे इन एरियाज में डाइक बनाने का प्रपोजल रखा गया। साथ ही साथ ऊपर दिख रहे स्ट्रेट लाइन पर एक डैम बनाया जाना था जो सदर्न सी को क्लोज कर देता। इन सिंपल वर्ड्स, उन्होंने एक साथ पूरे एरिया को कवर करने के बजाय इस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे डाइक्स में डिवाइड कर दिया। अब इस बार भी लोगों ने प्रोजेक्ट कॉस्ट और लोकल कम्युनिटीज को होने वाले नुकसान के नाम पर काफी विरोध किए, पर क्योंकि लेली खुद ही पॉलिटिशियन थे और वे एक बेहतरीन इंजीनियर भी थे, तो लोगों के विरोध के कारण गवर्नमेंट ने हाथ पीछे नहीं खींचे। अब इसका बड़ा रीजन लेली की इंटेलिजेंस भी थी, जहां उन्होंने लोगों को इस बार के प्लान में लगने वाली कम कॉस्ट और ओशियन को लैंड में बदलने के बाद एग्रीकल्चर से होने वाले पोटेंशियल हाई बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है। सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा था, पर एक चीज जो हैरान करने वाली थी ना, वो ये थी कि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर अर्जेंसी में नजर नहीं आ रही थी। इसे काफी स्लो स्पीड से प्रोसीड किया जा रहा था। अब नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या मकसद था, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इस लेट लतीफी के चलते प्रोजेक्ट एक बार फिर लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। और इसका कारण था साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत। अब देखो, नीदरलैंड्स वर्ल्ड वॉर 1 में किसी भी तरफ से नहीं लड़ रही थी, ये देश बिल्कुल न्यूट्रल रहा था। पर क्योंकि ये कई फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूरोप के दूसरे देशों पर निर्भर थे और वॉर के चलते उन्होंने सप्लाईज को रोक दिया था, तो नीदरलैंड्स में फूड शॉर्टेज होने लगी। बाहर के देशों में ट्रेड होना रुक गया और अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि नीदरलैंड्स की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और प्रोजेक्ट पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन फिर 13 जनवरी 1916 को कुछ ऐसा हुआ जिसने नीदरलैंड्स को हिला कर रख दिया। इस दिन सदर्न सी में एक तूफान आता है, जिसके कारण इसका वाटर लेवल करीब 70 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाता है और मैसिव फ्लड्स आते हैं। इसके कारण 51 लोगों की जान चली गई और हजारों घर पूरी तरह से तबाह हो गए। इस दर्दनाक इंसिडेंट के बाद नीदरलैंड्स को समझ आता है कि लेली के प्लान एग्जीक्यूट करने में अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। साल 1927 में सदर्न सी को क्लोज करने वाले एक 32 किलोमीटर लंबे डैम को बनाने की शुरुआत होती है, जिसे एफ्स्लुइटजिक नाम दिया गया, जिसका कंस्ट्रक्शन साल 1932 में पूरा हुआ था। साल 1927 में वेरिंगरमेयर नाम के एक विशाल एरिया पर डाइक बनाना शुरू किया गया, जिसका सारा पानी अगस्त 1930 तक निकाल लिया गया था। साल 1932 में जब एफ्स्लुइटजिक डैम को बनाकर कंप्लीट कर लिया गया, तो इस पानी को इसलमेयर में छोड़ दिया गया। अब ये इसलमेयर क्या है? अब देखो, सदर्न सी को नॉर्थ सी से अलग करने के लिए एफ्स्लुइटजिक नाम का एक डैम बनाया गया था और इधर लेफ्ट साइड पर वेरिंगमेयर नाम का एक डाइक भी तैयार कर लिया गया था। इसके बाद सदर्न सी का जितना एरिया बचा हुआ था, उस विशालकाय लेक का नाम था इसलमेयर। अब आपको याद होगा कि इससे पहले बनाया गया प्लान इसीलिए कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि सदर्न सी में इसेल नाम की नदी गिरती थी। अब ये नदी इसलमेयर लेक में गिर रही थी और तभी इसका ये नाम रखा गया था। साल 1929 से 1939 के बीच दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिस दौरान स्टॉक मार्केट्स तेजी से डाउन हो गए थे और ग्लोबल इकोनॉमिक्स बर्बाद हो गई थी। नीदरलैंड्स भी इसकी चपेट से नहीं बच पाया और यहाँ हाई अनएम्प्लॉयमेंट होने लगी। नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने इसे एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्होंने सारे अनएम्प्लॉयड यूथ को वेरिंगमेयर के एरिया में जमीन की खुदाई के लिए लगा दिया और कुछ ही सालों में यहाँ सक्सेसफुली एक पोल्डर बना दिया गया। पोल्डर बेसिकली उस जमीन को कहते हैं जिसे वाटर बॉडी को खाली करके रिक्लेम किया जाता है और इसको वाटर बॉडी से अलग करता है डाइक, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पोल्डर को कंप्लीट करने के बाद इसका यूज एग्रीकल्चर के लिए किया जाने लगा।
अब अगले 5 सालों में नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने इसेलमियर लेक के सारे सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में बदलने का काम किया, लेकिन इतने सब के बाद प्रॉब्लम्स का अंत नहीं हुआ था। एक तरफ तो कोस्टल एरियाज में रहने वाली फिशिंग कम्युनिटीज को इससे जबरदस्त लॉस हो रहा था, तो दूसरी तरफ वेरिंगरमियर को बनाने के बाद दूसरे पोल्डर्स बनाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। लेकिन उस समय नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर रहे हेनरिकस कोलिन किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को नहीं रोकना चाहते थे। कोलिन के अंडर साल 1942 से नोर्डोस पोल्डर का कंस्ट्रक्शन शुरू करने की प्लानिंग की जाती है, जो ईस्ट साइड पर स्थित पोल्डर होने वाला था। लेकिन 10 मई 1940 को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर की नाजी आर्मी नीदरलैंड्स पर कब्जा कर लेती है और इस प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने लगती है। पर इंजीनियर्स की टीम ने हार नहीं मानी और अपने पास अवेलेबल सारे रिसोर्सेज से टीम को जारी रखा। नोर्डोस पोल्डर का कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद यहाँ 500 किलोमीटर लंबी रोड, 59 ब्रिजेस और 300 से ज्यादा फार्म्स बनाए गए। साल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद अगले कुछ सालों तक नीदरलैंड्स ने अपने देश को रीबिल्ड करने पर फोकस किया और इस दौरान प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रिलीज नहीं किए गए। साल 1955 से 1968 के बीच साउथ की साइड मौजूद दोनों पोल्डर्स, जिन्हें फ्लेवो पोल्डर्स नाम दिया गया था, उनका कंस्ट्रक्शन भी पूरा कर लिया गया। लेकिन आखिर इन पोल्डर्स को बनाने के बाद इनका किया क्या गया? तो दोस्तों, वेरिंगमियर और नोर्डोस पोल्डर का इस्तेमाल नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए किया, तो वहीं पर फ्लेवो पोल्डर्स पर बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए गए और वहां पर लोगों को बड़ी संख्या में बसाया गया। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने मार्को वार्ड नाम के एक और पोल्डर को बनाने की भी प्लानिंग की थी, पर उसका कंस्ट्रक्शन कभी भी शुरू नहीं किया गया। इस पोल्डर को बेसिकली एक नए एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन बाद में उसे सदर्न फ्लेवो पोल्डर पर ही शिफ्ट कर दिया गया और साल 2003 में इन्वायरमेंटलिस्ट के विरोध के बाद नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो कभी भी इस पोल्डर को नहीं बनाएंगे। अब नीदरलैंड्स की ये पोल्डर्स आज उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं और यही कारण है कि एक छोटा सा देश होने के बावजूद आज ये दुनिया के टॉप 5 फूड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आते हैं। इन पोल्डर्स की जमीन ट्यूलिप्स को ग्रो करने के लिए भी आइडियल माने जाते हैं, जिसके चलते आज नीदरलैंड्स दुनिया में ट्यूलिप्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है। नीदरलैंड्स हर साल 60,000 एकड़ जमीन पर 300 करोड़ ट्यूलिप्स को उगाता है, जिनको एक्सपोर्ट करके ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करता है। अब इस इम्पॉसिबल से लगने वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में नीदरलैंड्स को कई 100 सालों का समय लग गया और उन्होंने समुद्र की लहरों से उनकी जमीन छीन कर दिखाई। साथ ही साथ हर साल फ्लड्स के कारण मरने वाले हजारों लोगों की जान को भी बचा लिया। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।